ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के भारत में कई किस्से और कहानियां पनपी, लेकिन सच कहूं तो शायद ही कोई ऐसी कहानी होगी जो रानी पद्मिनी की गाथा जितनी पावरफुल हो। इस विश्लेषण में हम किसी आम कहानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी एपिक टेल की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ है: प्यार, जंग और एक पागलपन की हद तक का जुनून। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, बल्कि इस बात का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे वक्त के साथ मिथ और हिस्ट्री आपस में पूरी तरह से उलझ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे ओरिजिनल सोर्सेस और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की गहराई में चलते हैं, ताकि इस पूरी कथा के हर एक एंगल को हम अच्छी तरह डिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में है, क्या रानी पद्मिनी वाकई एक रियल हिस्टोरिकल क्वीन थी, या फिर वो सिर्फ एक बेहद पावरफुल लिटरेरी फिक्शन यानी साहित्यिक कल्पना थी? सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री है, एक ऐसी पहेली है जो हमें फैक्ट्स और फोकलोर के बीच की उस धुंधली सी लाइन को चेक करने पर मजबूर कर देती है। खैर, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए चलिए वहां से शुरू करते हैं जो चीज कंप्लीटली रियल है। और वो रियल जगह है चित्तौड़ का किला। वक्त है 1303 सीई। देखिए, ये एक सॉलिड हार्ड हिस्टोरिकल रियलिटी है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ के इस अभेद्य किले पर घेरा डाला था। एक बहुत ही लंबा और ब्रूटल सीज, जिसका एंड किले के गिरने के साथ हुआ। ये बेसिकली वो हिस्टोरिकल कैनवस है, राइट, जिसके ऊपर आगे चलकर रानी पद्मिनी की इस ग्रैंड ड्रामेटिक लेजेंड को पेंट किया गया। लेकिन जरा सोचिए, ये लेजेंड आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि नेचुरली बात यह है कि इस लेजेंड की शुरुआत किसी स्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि एक मैजिकल फैंटेसी जैसी स्टोरी से होती है। होता क्या है कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन को एक बोलने वाले तोते से, हाँ बिल्कुल सही सुना, एक तोते से जिसका नाम हिरामन था, उसे सिंघल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी पद्मावती के बारे में पता चलता है। अब राजा इस डिस्क्रिप्शन पर इतने फिदा हो जाते हैं कि वो अपना पूरा राजपाट छोड़कर एक साधु बन जाते हैं। लिटरली 7 समंदर पार करते हैं, ढेरों मुश्किलों का सामना करते हैं और फाइनली प्रिंसेस को जीतकर उन्हें अपनी रानी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं। पूरा का पूरा एक क्लासिक एडवेंचर। पर हर एपिक की तरह इस कहानी में भी एक डार्क ट्विस्ट आता है। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी के इस अनबिलीवेबल ब्यूटी के बारे में पता चलता है, तो वो चित्तौड़ पर अटैक कर देता है। और यहीं पर आता है मिथ का वो सबसे फेमस क्लाइमैक्स, जिसमें सुल्तान सिर्फ एक आईने में, एक मिरर के जरिए रानी की एक छोटी सी झलक देखता है, और बस वो एक झलक उसके अंदर एक तबाह करने वाला जुनून पैदा कर देती है। इसके बाद धोखे से राजा रतन सेन को बंदी बनाना, और फिर गौरा और बादल नाम के 2 राजपूत योद्धाओं का रानी की पालकियों में छुपकर जाना और अपने राजा को बचा लेना। बेसिकली एक ऐसी माइंड ब्लोइंग रेस्क्यू मिशन जिसे लोग आज भी बड़े गर्व से सुनाते हैं। लेकिन इस एपिक टेल का एंड बहुत ही ट्रैजिक है। जब सुल्तान की एक विशाल सेना वापस अटैक करती है और यह तय हो जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, तब रानी पद्मिनी और बाकी महिलाएं जौहर का रास्ता चुनती हैं। जौहर यानी दुश्मन के हाथ लगने से बचने और अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को आग को समर्पित कर देना। दूसरी तरफ सारे राजपूत मर्द मैदान जंग में आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। सुल्तान को आखिरकार किला तो मिल जाता है, पर रानी नहीं मिलती। उसका जो अल्टीमेट गोल था वो पूरी तरह फेल हो जाता है। खैर, ये तो हो गई वो ग्रैंड मिथ जो सदियों से चली आ रही है। पर चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और इस मिथ की एक्चुअल रियलिटी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। हम इस स्टोरी टेलिंग की दुनिया से बाहर निकलकर सीधे डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर यानी प्रमाणित साहित्य की तरफ मुड़ते हैं। चेक करते हैं कि पेपर पर फिजिकली ये कहानी सबसे पहले आखिर कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब यहां जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस टाइमलाइन में है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1303 सीई में चित्तौड़ का वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट सीज होता है, लेकिन रानी पद्मिनी का जो एब्सोल्युटली सबसे पहला रिटन मेंशन है वो आता है 1540 सीई में, जब मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। एक बार इस पर गौर कीजिए। हिस्टोरिकल इवेंट और इस कहानी के सबसे पहले जिक्र के बीच में 200 साल से भी ज्यादा का एक मैसिव गैप है, एक बहुत बड़ा टाइम जंप। तो फिर ये अर्लिएस्ट सोर्स एक्चुअल में है क्या? सच तो ये है कि जायसी का पद्मावत कोई कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल या इतिहास की किताब नहीं है। ये असल में बाबर के टाइम पे लिखी गई एक सूफी एलिगोरिकल पोएम है। इसे अवधी भाषा में कंपोज किया गया था और पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा गया था।
ये हिस्ट्री का कोई ड्राई डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक सूफी ट्रेडिशन में रची गई बेहद पोएटिक और स्पिरिचुअल कंपोजिशन है। अब यहाँ पर एक बड़ा ऑब्वियस सवाल बनता है, अगर ये सबसे पहला सोर्स एक सूफी पोएम है, तो फिर 1303 के सीज के दौरान जो एक्चुअल हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या लिखा? चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्टली 14th सेंचुरी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वहां रानी पद्मिनी का कोई सुरग मिलता है। और यहीं पर चीजें बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग हो जाती हैं। ज़ियाउद्दीन बरानी और इसामी जैसे जो प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने इस सीज का एकदम डिटेल में ब्यौरा दिया है, वो पद्मिनी का कहीं भी लिटरली कोई जिक्र नहीं करते। उनके मुताबिक ये डायरेक्टली एक प्योरली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था। लेकिन तभी एंट्री होती है अमीर खुसरो की। वो इस कैंपेन में सुल्तान के साथ एज एन आई विटनेस मौजूद थे, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि खुसरो की पोएट्री में एक बहुत ही क्रिप्टिक छिपा हुआ सुर्ग हो सकता है। खुसरो ने अपने काम खजाइन उल फुतूह में एक लाइन लिखी थी। उन्होंने बार बार पुकारा, हुदहुद हुदहुद, लेकिन मैं नहीं लौटा। अब ये हुदहुद क्या है? ये बेसिकली एक पक्षी है जिसका रेफरेंस राजा सोलोमन और क्वीन ऑफ शीबा की कहानी में आता है। तो कई लोगों का ये डिबेट है कि यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन की तुलना राजा सोलोमन से की जा रही है, और ये हुदहुद पक्षी शायद रानी पद्मिनी के एग्जिस्टेंस की तरफ एक इशारा या एक मेटाफर हो। इस पॉइंट पर आकर हिस्टोरियंस बेसिकली दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक साइड ये मानता है कि खुसरो का ये पोएटिक मेटाफर उस टाइम का अकेला कंटेम्प्रेरी हिंट है कि रानी पद्मिनी वाकई थीं। लेकिन जो दूसरा साइड है वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, चित्तौड़ का ये अटैक प्योरली एक पॉलिटिकल मूव था, मेवाड़ के रिबेलियन को क्रश करना था, और खुसरो की लाइन स्ट्रिक्टली उनका एक पोएटिक स्टाइल था। उनके हिसाब से सुल्तान का रानी के लिए ऑब्सेशन वाला एंगल बाद में सिंपली कहानी में जोड़ा गया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक आइडिया आग की तरह फैलता है और सेंचुरीज के दौरान म्यूटेट होता है। एक सूफी टेल से शुरू होकर ये स्टोरी अलग अलग डायरेक्शंस में फट गई, और अलग अलग कल्चर्स ने इस लेजेंड को अपनी पॉलिटिकल और सोशल ज़रूरतों के हिसाब से शेप किया। लेट्स सी कैसे ये स्टोरी एक्चुअली अलग अलग वर्जन्स में ट्रांसफॉर्म हुई। अगर ध्यान दें तो पिछली कुछ सदियों में इस लेजेंड को रफली 4 मेन ब्रांचेस में अडैप्ट किया गया है। 16वीं से 19वीं सदी तक पर्शियन और उर्दू में इसे एक सूफी लव पोइट्री और एलेगोरी की तरह ही लिखा गया। वहीं 16वीं से 18वीं सदी के राजपूत बैलेड्स में इसका प्राइमरी फोकस इन्वेडर से डिफेंस और ऑनर पर आ गया। फिर 19th सेंचुरी में जेम्स टॉड के एक कॉलोनियल वर्जन आता है जिसमें इसे प्रॉपर हिस्ट्री बना दिया गया, और आगे चलकर बंगाली एडेप्टेशंस में ये एक हार्डकोर नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक सिंबल बन गया। स्टोरी ठीक वही है, बट हर दौर में इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बदल गया। इसे थोड़ा और प्रॉपरली समझते हैं। जायसी का जो ओरिजिनल सूफी वर्जन था, उसका मेन फोकस एक मिस्टिकल रोमांस, स्पिरिचुअलिटी और कोटिंग पर था। पर जब यही कहानी राजपूत बैलेड्स में आई तो रोमांस थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया और फ्रंट सीट ली मिलिट्री ऑनर, ब्रेवरी और दिल्ली सल्तनत के स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस ने। देखिए प्रायोरिटीज कितनी ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गई। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन में एक रियल गेम चेंजर आया 19th सेंचुरी में, जब एक ब्रिटिश कॉलोनियल राइटर जेम्स टॉड ने सब कुछ बदल दिया। टॉड ने अपनी किताब में ओरल फोकलोर और पुराने टेक्स्ट का सिंथेसिस किया। जो वो आने वाली स्टोरी हमने शुरू में डिस्कस की थी ना, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मेन स्ट्रीम में सेट हुई। पर सबसे बड़ी बात, टॉड ने इन स्टोरीज को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे ये कोई हार्डकोर कॉन्क्रीट हिस्ट्री हो, और यहां से एक मिथ परमानेंटली लोगों के दिमाग में हिस्ट्री बन गई। और आज के टाइम में, आज तो ये स्टोरी किसी हिस्टोरिकल ट्रूथ या फिक्शन से कहीं आगे निकल चुकी है। ये डीपली पॉलिटिकली और कल्चरली चार्ज्ड है। 19वीं सदी के स्वदेशी मूवमेंट में इसे एज अ पेट्रियाटिक इंस्पिरेशन यूज किया गया। आज ये राजपूत डिग्निटी और वुमनहुड का एक अल्टीमेट सिंबल मानी जाती है। और 2018 में आई फिल्म पद्मावत पर जो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, वो क्लियरली दिखाता है कि हिस्टोरिकल ओरिजिन चाहे जो भी हो, मॉडर्न सोसाइटी पर इस कहानी का इम्पैक्ट आज भी कितना ज्यादा मजबूत है। तो हम वापस अपने कोर पर आते हैं। उस ओरिजिनल पोएम का आखिर मतलब था क्या? 17th सेंचुरी के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में एक्चुअली इसका पूरा मेटाफर खोलकर बताया गया है। ये लिटरली ह्यूमन सोल का एक मैप था, जिसमें चित्तौड़ हमारी ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, रतन सेन हमारी आत्मा या स्पिरिट है, पद्मिनी एक प्योर माइंड और विजडम का सिंबल है, और अलाउद्दीन को वर्ल्डली इल्यूजन या माया के रूप में दिखाया गया है, जो उस आत्मा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो ये फिजिकल वॉर की नहीं, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक प्रोफाउंड कहानी थी।
जिसके बाद हमारे पास अब सोचने के लिए एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल बचता है, एक ऐसी चीज जो हमें डीपली सोचनी चाहिए। अगर कोई मिथ, कोई कहानी सोसाइटी में एक ऐसा पावरफुल सिंबल बन जाए जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चर्स को शेप करने लगे, तो क्या उस कहानी की लिटरल हिस्टोरिकल ट्रूथ मैटर करती भी है? ये ह्यूमन स्टोरी टेलिंग के उस शेप शिफ्टिंग पावर को दिखाता है जो शायद फैक्चुअल हिस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी होती है। बस यही वो थॉट है जिसके साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।